क्या आपने, ओके, हैव यू सीन दिस क्वेश्चन? क्या आपने इसको सॉल्व करने की कोशिश की? बताइए, हैव यू ट्राइड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? कुछ तो बोल दो, यस नो। भाई दो ही पॉसिबिलिटी, या तो यस हुआ होगा या तो नो हुआ होगा। यस, नो। जी बताइए, आप लोग कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे? क्या आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? अरे भाई इसमें कोई बुराई नहीं, नहीं किया तो कोई बात नहीं, हम सॉल्व कर लेंगे ना अभी। बिल्कुल सन्नाटा छा गया, छोड़ दें क्वेश्चन या इसको करें? जल्दी बताइए या आगे बढ़े, व्हाट टू डू? हो गया भाई, बिल्कुल सन्नाटा आ गया। यस, यस सर, करना है। करना है, ठीक है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखिए लास्ट क्लास में हम ये वाला इक्वेशन तो बना चुके थे, आप एक बार फिर से देख लीजिए इस इक्वेशन को। मैं इस इक्वेशन को फिर से बना देता हूँ कि वी सॉ दैट देयर इज अ लैडर, there was a ladder and on this ladder there are two surfaces, और दोनों सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, बहुत जल्दी करूंगा हाफ टाइम में, दोनों सरफेस का फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ था, इसका म्यू1 दिया, इसका म्यू1, तो ये रहा नॉर्मल n1, इधर से रहा नॉर्मल n2, फ्रिक्शन इधर ये क्या लगेगा, फ्रिक्शन इसमें ऊपर की तरफ लगा, सॉरी कहाँ गया, इसमें ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लगा म्यू n1, इसमें फ्रिक्शन अंदर की तरफ लगेगा म्यू2 n2, यहां से एक वेट आया था दैट वाज mg। कोई और फोर्स था क्या? एनी अदर फोर्स? नहीं सर, कोई अदर फोर्स नहीं था। अब आपने फोर्स बैलेंस किया था, देखिए फोर्स बैलेंस किया था एक बार हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो आपने देखा था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या था, n1 जो बराबर हो गया था वो किसके बराबर, n1 किसके बराबर होगा, जल्दी बताइए। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करें तो n1 जो नॉर्मल है वो किसके बराबर होगा, फोर्स बैलेंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसके बराबर होगा? यस, बताओ भाई, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दो फोर्सेस दिख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसके बराबर होगा ये? म्यू2n2, ओके ठीक है, म्यू2n2 के बराबर। इसी तरह वर्टिकल में अगर मैं देखूंगा तो वर्टिकल में देखें तो वर्टिकल में ऊपर की तरफ दो फोर्सेस हैं n2 प्लस म्यू1n1, और वो बराबर हो गया डाउनवर्ड फोर्स mg के बराबर। अब आपने ये कंडीशन लिखी थी, फिर आपने टॉर्क को बैलेंस किया था, टॉर्क बैलेंस किया था मैंने किसके अबाउट बैलेंस किया था, ए के अबाउट ना, ए के अबाउट, यानी यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया था ए, यहाँ मान लिया था बी, तो मैंने कहा था कि ये तो दो हो गए फोर्स इक्वेशन, एक तीसरा मैं ला रहा हूँ टॉर्क इक्वेशन, तो टॉर्क अबाउट ए मैंने क्या कर दिया 0। तो मेरे पास 1 2 3 4 5 फोर्सेस हैं, दो नॉर्मल है, दो फ्रिक्शन है और एक एमजी है, इन पांचों फोर्सेस का टॉर्क ए एक्सिस के अबाउट क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि इक्विलिब्रियम में। तो जब ए के अबाउट लूंगा तो दो फोर्सेस का टॉर्क तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, क्योंकि वो एक्सिस से पास हो रहा है। कौन से वो दो फोर्सेस है जिसका टॉर्क ए के अबाउट 0 हो जाएगा, कौन से वो दो फोर्सेस हैं जिसका टॉर्क ए के अबाउट 0 हो जाएगा? n2 और μ2n2। ओके, वो बिल्कुल n2 और μ2n2, यानी वो फोर्सेस जो एक्सिस से पास हो रहे हैं ए से, तो n2 और μ2n2 फ्रिक्शन ये दोनों क्या हो रहे हैं, ए से पास हो, इसका टॉर्क क्या होगा 0, तो इसको हटाता हूं। अच्छा, mg के लिए क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, तो ये डिस्टेंस मुझे मिल गया था l/2 और ये रहा मेरे पास, तो ये एंगल हो गया थीटा। तो mg का डिस्टेंस ये आएगा क्या परपेंडिकुलर, बोलिए भाई, mg का डिस्टेंस ए से ये आएगा क्या परपेंडिकुलर वाला, l/2 cos थीटा। सही हूं मैं? mg का परपेंडिकुलर डिस्टेंस a से, mg का परपेंडिकुलर से a से l/2 cos थीटा हो गया। अच्छा, अब उसके बाद मेरे पास क्या बचा, म्यू1 n1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा, a b c। व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ, तो मैं इसको लिखता हुआ चलता हूं mg। अच्छा, mg कैसा रोटेशन देगा, mg विल गिव क्लॉकवाइज, mg जो है क्लॉकवाइज टॉर्क देगा, mg क्लॉकवाइज टॉर्क देगा, n1 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देगा, और म्यू1 n1 भी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देगा। एक अबाउट आप देख सकते हैं, एक को अबाउट, तो मैं टोटल क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लिख देता हूं, तो mg इनटू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। अब मैं n1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा भाई, क्या ये bc होगा, क्या n1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से bc के बराबर है क्या, बोलिए जरा। n1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से यही तो होगा, ये जिसको मैं एरो बना रहा हूं, यस।
और इसकी वैल्यू कितनी लिख सकते हो? देखिए ये एल है, ये थीटा, तो ये कितना होगा एल साइन थीटा, तो n1 इंटू एल साइन थीटा प्लस म्यू1 n1। म्यू1 n1 क्या है? फ्रिक्शन फोर्स हो गया। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? AC के बराबर होगा क्या? ये रहा A, ये रहा फोर्स म्यू1 n1। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है? आप लाइन खींचते हैं और यहां से ये जो डिस्टेंस होगा दैट इज माय परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी AC। AC की वैल्यू क्या? L cos थीटा लिख सकता हूं, L cos थीटा। तो मेरे पास से 3 इक्वेशन आ गए हैं, 2 इक्वेशन फोर्स के, 1 इक्वेशन टॉर्क का, 2 इक्वेशन फोर्स के, 1 इक्वेशन टॉर्क का। ठीक है, क्या ये तीनों इक्वेशन आपको समझ में आया क्या भाई? बता दो जरा, आर यू गेटिंग ऑल दीज 3 इक्वेशंस? थर्ड इक्वेशन रिपीट करना। कौन वाला? जल्दी बताइए। थर्ड। टॉर्क का, ठीक है। अच्छा ये बताइए आपको, पहले मैं सबका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालता हूं। देखिए ये हो गया mg, ये हो गया L/2 और ये हो गया थीटा। तो mg का, और ये हो गया a, mg का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा क्या, जो ब्लू येलो लाइन से लिख रहा हूं, mg का परपेंडिकुलर डिस्टेंस AC यही होगा। मेरी वॉइस नहीं आ रही है? यस, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? सर आ रही है। सानिया आप प्लीज एक बार, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक बार लीव करके फिर से ज्वाइन कर लीजिए ना। ठीक है, तो mg का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सिस से, क्या वो यही होगा जो येलो लाइन से बनाया है? और क्या इसको मैं L/2 cos थीटा लिख सकता हूं? और ये mg जो है a को कैसे रोटेट करेगा? देखिए ऐसे रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज मान सकते हैं। अब देखिए n1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर देखें तो ये वाला फिगर जहां पे मैं बना रहा हूं, ये रहा n1। क्या n1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये रहा a, n1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा क्या, जिसको मैं ग्रीन लाइन से कर रहा हूं? ये क्या यही है n1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से? अब बोल तो दो यस यही है। यस सर। ठीक है, अच्छा तो मैंने n1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख दिया। अब ये रहा मेरा म्यू1 n1, ये वाला फिगर, जिसको मैं इस वाले फिगर में, तो म्यू1 n1 ऊपर की तरफ ये एक्सिस रहा, तो मेरे पास, अब मैं जिसको रेड लाइन से मार्क कर रहा हूं, म्यू1 n1 यानी फ्रिक्शन 1 का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से, क्या ये रेड वाली लाइन? यस सर। और ये क्या L cos थीटा है। और आप देखिए n1 और म्यू1 n1 का दोनों का सेंस ऑफ रोटेशन सेम आएगा क्या, अगर एक्सिस A को देखो? तो मैंने क्या किया, क्लॉकवाइज टॉर्क ये आ गया मेरे पास mg जो क्लॉकवाइज टॉर्क, और ये जो प्रोड्यूस करा दैट इज एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो टोटल क्लॉकवाइज टॉर्क विल बी इक्वल टू टोटल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, तो मेरे पास देखिए ये दो है फोर्स बैलेंस इक्वेशन और ये जो है टॉर्क बैलेंस इक्वेशन। अब चलिए आते चेक करते हैं इन 3 इक्वेशन में क्या क्या मेरा सही बैठ रहा है जे एडवांस के प्रॉब्लम में। ठीक है, अब देखिए पहला कह रहा है μ1 इक्वल टू 0 एंड μ2 नॉट इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में μ1 0 रख के देखिए, तो कह रहा है अगर μ1 को 0 कर दे तो n2 tan थीटा इज इक्वल टू mg, n2 tan थीटा। μ1 0 करिए जरा, μ1 0 करके देखिए व्हाट यू विल गेट। आपके पास ये 3 इक्वेशन है मेरे पास, मैं यहीं पे ऐसा करता हूं, 3 इक्वेशन में यही रखता हूं। लेट मी राइट हियर ऑन n1 इज इक्वल टू μ2 n2, और दूसरा इक्वेशन है n2 प्लस μ1 n1 इज इक्वल टू mg, दूसरा इक्वेशन ये, और तीसरा टॉर्क इक्वेशन मेरे पास है mg L/2 cos थीटा इक्वल्स n1 L sin थीटा प्लस μ1 L1। डरिए मत भाई, बड़े बड़े चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स ही आपके लेवल को ग्रो करवाते हैं। ये 3 इक्वेशन है। अब चलो एक एक इक्वेशन को रख के देखते हैं। कह रहा है कि μ1 इक्वल टू 0, अगर मैं μ1 को 0 कर दूं और μ2 नॉट इक्वल टू 0 तो n2 tan थीटा इज इक्वल टू mg के बराबर होगा। तो मैं काम करता हूं, इस वाले इक्वेशन में μ1 रख के, पहले ऑप्शन में इस वाले इक्वेशन को μ1 रख के देखूं तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा। क्या मिलेगा मुझे, mg L/2, और अगर μ1 0 रखूंगा तो देखिए μ1 अगर 0 रखने लगा, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, μ1 अगर 0 कर दूंगा बेटा तो इसमें ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा,
ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा एक इक्वेशन तो मिलेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, N2 इज इक्वल टू mg, और इसमें टॉर्क इक्वेशन में μ1 को 0 रखूंगा तो मुझे मिल रहा है व्हाट आई एम गेटिंग, mg को मैं N2 लिख सकता हूं क्या, N2 L cos theta by 2 is equal to N1 L sin theta, और N1 को क्या लिख सकता हूं, N1 को मैं लिख सकता हूं, थोड़ा लंबा प्रॉब्लम है बेटा, μ2 mg लिख सकते हैं, ठीक है। अब रख के देखिए कैंसिल हो रहा है क्या, इसमें रख के देखिए tan थीटा क्या आ रहा है मेरे पास इक्वेशन से, N2 L cos थीटा by 2, और N1 की जगह रख दिया मैंने μ2 mg L sin थीटा। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, व्हाट इज गेटिंग कैंसिल, L से L कैंसिल, N2 की वैल्यू mg के बराबर है, N2 की वैल्यू mg के बराबर है तो कैंसिल हो गया, तो मुझे मिल रहा है tan cos थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू μ2 sin थीटा, μ2 sin थीटा। तो क्या ये वाला ऑप्शन, तो मुझे मिल जा रहा है यहाँ से 1/2 μ2 इज इक्वल टू tan थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा, ठीक है। तो N2 की जगह मैं जब mg रखूंगा यहाँ पे तो mg से mg कैंसिल, मुझे इसके अकॉर्डिंग मिल रहा है tan थीटा इज इक्वल टू 1/2, जबकि हमारे ऑप्शन में tan थीटा की वैल्यू क्या आ रही है 1/2 μ2, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया क्या। देखो भाई एक ही क्वेश्चन बहुत सारे कंसेप्ट को सिखाएगा आपको, समझ में आई बात क्या, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब इसी तरह आप जो है, आप लोग इस प्रॉब्लम में मुझे इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं, मैं इसको छोड़ दूं क्या, आगे बढ़े, चलिए मैं ऐसा करता हूँ इसको बाद में कराता हूँ, लंबा प्रॉब्लम है, बहुत सारा टाइम खा जाएगा, मैं इसको बाद में करता हूँ। आप इसको ट्राई करिएगा, ऑप्शन सी ऑप्शन डी गलत, ऐसे ही आप एफर्ट लगा लगा के चेक करिएगा। अभी हमारे तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी सही होंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ट्राई करिएगा। 3 इक्वेशन है, जो कंडीशन कह रहा है एक बार μ1 μ2 को 0 रख के चेक करेंगे और फिर रिलेशन बना के चेक करेंगे, इसी तरह करेंगे तो आपको सी और डी ऑप्शन सही मिलेगा, ठीक है। चलिए ओके, चलिए एंगुलर मोमेंटम की तरफ आते हैं। एंगुलर मोमेंटम तो बेसिकली लीनियर मोमेंटम आपको पता है, लीनियर मोमेंटम वी नो दैट लीनियर मोमेंटम P is equal to product of mass into linear velocity, and the linear momentum is directed along the velocity। linear momentum का वही डायरेक्शन होता है जो velocity का डायरेक्शन होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करने लगे किसी एक्सिस के अबाउट, फॉर एग्जांपल ये रहा एक्सिस और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जो है रोटेट कर रहा है, इसको रोटेट कर रहा है, तो इसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा व्हिच इज अलोंग द एक्सिस, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा व्हिच इज अलोंग द एक्सिस, और इसके करस्पॉन्डिंग रोटेशन के करस्पॉन्डिंग एक एंगुलर मोमेंटम होता है जिसको हम L से लिखते हैं, एंड दैट एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज R क्रॉस P। जैसे आप टॉर्क को लिखते हैं R क्रॉस F, उसी तरह एंगुलर मोमेंटम को लिखते हैं R क्रॉस P, यानी R क्या हो गया भाई पोजीशन वेक्टर, P क्या हो गया लीनियर मोमेंटम का, लीनियर मोमेंटम mv, सिंपल ये हो गया R क्रॉस P, ठीक है। आप इसके मैग्नीट्यूड को क्या लिख सकते हैं, अगर आप ये मान ले, यू कैन आल्सो, अगर सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर मोशन में ये हो गया R और ये हो गया mv, थीटा कितना भाई 90, तो अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात करूं तो क्या सर्कुलर मोशन में R इंटू mv इंटू साइन 90 लिख सकते हैं, तो सर्कुलर मोशन में एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू हो जाता है mvr, सर्कुलर मोशन में एक ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम हो जाता है mvr, और इसका डायरेक्शन किधर होगा अलोंग एक्सिस। कैसे पता करते हैं, राइट हैंड कर्ल रूल, आप अपने हाथ को के उंगलियों को कर्ल करिए, जो थंब होगा वो डायरेक्शन देगा एंगुलर मोमेंटम का अलोंग एक्सिस, राइट हैंड अलोंग एक्सिस बाय राइट हैंड रूल, ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला आता है जिसको हम L इज इक्वल टू आई ओमेगा लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। देखिए इसी फॉर्मूले से आप प्रूव कर सकते हैं, एक फॉर्मूला तो ये होता है L इज इक्वल टू आई ओमेगा, कैसे देखिए mvr है, v को आप ओमेगा लिख सकते हैं और एक r पहले से था, तो मुझे मिल गया ओमेगा इंटू एम आर स्क्वायर, और एम आर स्क्वायर क्या होता है, फॉर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इट इज इक्वल टू आई, तो मैं लिख सकता हूं यहां से L इज इक्वल टू आई ओमेगा। ये आपने डिराइव किया बेटा किसके लिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। अगर कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो वो आप इंटीग्रेट करके निकालेंगे तो यही फॉर्मूला मिलेगा।
तो बेसिकली मुझे एंगुलर मोमेंटम के 3 फॉर्मूले मिले, आर क्रॉस पी, पोजीशन वेक्टर दिया है, एंगुलर मोमेंटम दिया है, ये कर लेंगे, L इज इक्वल टू आई ओमेगा, और सर्कुलर मोशन में L इज इक्वल टू mvr, इसका डायरेक्शन किधर होगा, अलोंग द एक्सिस होगा। आगे बढ़े क्या, ये अगर एंगुलर मोमेंटम के बारे में इंफॉर्मेशन क्लियर है, कहां पे होगा, रोटेशन का। जैसे फोर्स का रोटेशन पार्ट क्या होता है, टॉर्क, उसी तरह लीनियर मोमेंटम का रोटेशनल पार्ट क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। इसको आप मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम भी बोलते हैं। जैसे टॉर्क को आप मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं ना, उसी तरह इसको आप मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम भी बोलते हैं। बस जल्दी से क्वेश्चंस की तरफ आ रहा हूं, ठीक है, नोट कर लिया क्या इसको? यस सर। ठीक है, अब देखिए F इज इक्वल टू ma था, टॉर्क F इज इक्वल टू ma था, और F को आप क्या लिखते हैं, dp बाई dt। अगर फोर्स, नेट फोर्स 0 हो जाए तो आप बोलते हैं कि मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट। ऐसा आपने किया है बहुत बार कि अगर नेट फोर्स 0 होगा तो टोटल मोमेंटम विल बी कांस्टेंट। कोलिजन हो गया, एक्सप्लोजन हो गया, उस तरह के प्रॉब्लम्स में आप ये कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, जिसमें नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 हो जाए तो आप बोलते हैं मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट। इसी तरह अगर आप न्यूटन्स लॉ लगाए रोटेशन पे, नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू dl बाई dt। अगर किसी सिस्टम का नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो जाए तो उस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व। इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होने की बेसिक कंडीशन ये है कि नेट एक्सटर्नल टॉर्क क्या होना चाहिए, 0। तो जब आपके पास मोमेंटम कंजर्व होता था तो आप बोलते थे मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर विल बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर। उसी तरह यहां भी आप बोल सकते हैं कि टोटल मोमेंटम बिफोर विल बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर। इस पे भी क्वेश्चन आएगा, आई बात समझ में? यस। जैसे इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप एक रोटेटिंग चेयर पे, एक आदमी है, इट इज रोटेटिंग ऑन अ ग्राउंड, मैं अपने ग्राउंड पे रोटेट कर रहा हूं, और 2 केस है, एक बार वो अपना हाथ खोल के रोटेट कर रहा है और एक बार अपना हाथ क्लोज करके रोटेट कर रहा है। किस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, जब हाथ ओपन है या हाथ क्लोज है? ओपन है, क्योंकि मासेस दूर होंगे। तो L1 को आप क्या लिख सकते हैं, I1 ओमेगा 1, L2 को क्या लिख सकते हैं, I2 ओमेगा 2। अब देखिए, जब अब आप यहां से आप देख सकते हैं, अगर आपने अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाया तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कम हो जाएगा। क्योंकि आप ये मान सकते हैं कि आप स्मूथ सरफेस पे, आपके पास एक्सिस है, देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क। आप फ्रिक्शन को अगर इग्नोर कर दें कि जब आप रोटेट कर रहे हैं तो द टॉर्क ऑफ, बिकॉज आप एक पॉइंट पे रोटेट कर रहे हैं, तो आप मान सकते हैं कि आपने अपने पैर को बिल्कुल पॉइंटेड कर लिया। तो उस केस में अगर आप अपने हाथ को खोलेंगे तो आपकी एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी। एंगुलर वेलोसिटी कम होने का मतलब ये कि आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। जब आप अपने हाथों को पास ले आएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा और एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, यस सर। ओके चलिए। अब जैसे आपके पास जेई मेंस में ये प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसको पढ़िए, जरा सॉल्व करने की कोशिश करें। लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम के ऊपर क्वेश्चन है, जेई मेंस में ये प्रॉब्लम है। एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा, लीनियर, अच्छा एक मिनट, सॉरी एक काम और करते हैं। अब आप जरा एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इन स्ट्रेट लाइन, फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। असल में कंटेंट इतना ज्यादा है इस चैप्टर का और कम समय में हमको कंप्लीट कराना है, तो समझ में नहीं आता कौन सी चीज कभी पढ़ा है, कौन सी चीज ना पढ़ा है। बहुत कंसाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ वेलोसिटी। अब ये देखिए, अगर ये ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है तो इसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा, mv। अगर मैं पूछूं कि इस ऑब्जेक्ट के बाद, सवाल ये होता है क्या सर, एक ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है तो क्या उसके अबाउट एंगुलर, उसका एंगुलर मोमेंटम हो सकता है? जी हो सकता है, डिपेंड करता है आप एक्सिस कहां चूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने ये एक्सिस मान लिया तो ये ऑब्जेक्ट इसके अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। क्योंकि देखिए आप जैसे से आगे बढ़ रहा है इसका एंगल क्या हो रहा है, चेंज। तो मैं बोल सकता हूं कि ऑब्जेक्ट इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो ये हो गया मेरे पास r, और ये हो गया p, और ये हो गया इसका क्या, थीटा। तो आई नो दैट एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू r क्रॉस p, जिसको मैं r क्रॉस mv लिख सकता हूं। इसके वैल्यू को मैं लिख सकता हूं mvr sin थीटा।
अच्छा, आप क्या ये बता सकते हैं कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं? और ध्यान से देखिएगा, ये रहा मोमेंटम का डायरेक्शन, लीनियर मोमेंटम का। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम को भी मैं यही लिख सकता हूं, मैग्नीट्यूड का आर परपेंडिकुलर इनटू पी। इट मींस मोमेंटम इनटू लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर क्या हुआ? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लीनियर मोमेंटम फ्रॉम द एक्सिस। अब अगर मैं बात करूं कि बताओ इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा एक्सिस से, तो क्या इसके लाइन ऑफ एक्शन कब एक्सटेंड करेंगे? क्या यही इसका, ये जो मैंने ये लिखा, क्या यही आर परपेंडिकुलर होगा? क्या यही आर परपेंडिकुलर होगा? यस। पक्का? स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया एक्सिस से। अब ये बताए जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा, मान लेते हैं पोजीशन नंबर 1 है, पोजीशन नंबर 2 है, पोजीशन नंबर 3 है, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है तो एक्सिस के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे मूव कर रहा है तो इस एक्सिस के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा है? Yes, sir. यस, ठीक है। क्यों? क्या पी चेंज हो रहा है? ये तो कांस्टेंट है। आर चेंज हो रहा है। आर चेंज हो रहा है ना, लेकिन मुझे तो आर परपेंडिकुलर चाहिए ना, मेरे को तो आर परपेंडिकुलर चाहिए, और आर परपेंडिकुलर भी तो कांस्टेंट है भाई। मुझे तो आर परपेंडिकुलर चाहिए, आर तो चेंज हो रहा है, वेरी गुड, आर चेंज हो रहा है, बिल्कुल सही, आर चेंज हो रहा है, लेकिन हमको आर परपेंडिकुलर चाहिए। तो ऑब्जेक्ट चाहे 1 पे हो, चाहे 2 पे हो, चाहे 3 पे, आर परपेंडिकुलर तो सेम रहेगा ना। Yes. आर परपेंडिकुलर तो सेम रहेगा। तो मैं पूछूं, अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है तो एक एक्सिस के अबाउट इसका क्या मैं बोल सकता हूं कि, तो कैन आई से दैट एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा? यस। Yes, sir. मोमेंटम कांस्टेंट। अच्छा, क्या आप ये बता सकते हैं, क्योंकि मेरा पी भी कांस्टेंट है और आर परपेंडिकुलर भी क्या है, कांस्टेंट, डायरेक्शन क्या होगा इसका? डायरेक्शन आर क्रॉस पी। ये रहा आर, आर क्रॉस पी। आर क्रॉस पी करने के बाद क्या आ रहा है? इन अप साइड, डाउन साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, इनटू द पेज, आउट ऑफ द पेज, क्या आ रहा है जरा करके देखिए। आर क्रॉस पी इनटू द करके पेज, देखिए, इनटू द आर पेज। क्रॉस पी करिए, इनटू द पेज आ रहा है क्या? इनटू द पेज आ रहा है। Yes, sir. ओके, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन अगर 1 पे तो भी इनटू द पेज, 2 पे होगा तो भी इनटू द पेज, 3 पे होगा तो भी इनटू द पेज आएगा। इट मींस डायरेक्शन क्या है? इनटू द पेज। आर क्रॉस पी करने के बाद इनटू द पेज आ रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन भी कांस्टेंट है और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है। तो इसलिए मैं बोल सकता हूं एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया? कांस्टेंट। बात समझ में आई बेटा? Yes, sir. ठीक है, चलो ये क्वेश्चन बताओ। एक ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, वाई है, एक्स, कांस्टेंट वेलोसिटी से, बताओ इसका एंगुलर मोमेंटम ओरिजिन के अबाउट कांस्टेंट होगा कि नॉट कांस्टेंट होगा? द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल about the origin will be constant or not constant? Angular momentum of this object about the origin, और ये मान लेता हूं ये कोऑर्डिनेट है -4,0 और वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकंड और मास हो गया 1 किलोग्राम। आप बताइए व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन? एंगुलर, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम? ये ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, वेलोसिटी दे दिया मैंने, कोऑर्डिनेट दे दिया -4,0। व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट अबाउट ओरिजिन? तो एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते बेटा? पी मोमेंटम, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? पी इंटू आर परपेंडिकुलर। मोमेंटम तो मुझे मिल गया, कितना हो गया? एमवी 1 इंटू 10, पी आ गया 10। आर परपेंडिकुलर निकाल सकता है कोई क्वेश्चन से? आर परपेंडिकुलर, कैन यू फाइंड द आर परपेंडिकुलर? क्या मेरा आर परपेंडिकुलर, देखिए यही होगा क्या? बोलो, क्या ये होगा आर परपेंडिकुलर? बोलिए यस और नो, आर परपेंडिकुलर यही होगा? ऑब्जेक्ट कहीं पर, अच्छा ये आर परपेंडिकुलर कांस्टेंट रहेगा क्या? ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रहे, ये आर परपेंडिकुलर मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेलोसिटी फ्रॉम द एक्सिस विल बी कांस्टेंट। यस। ठीक है,
तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इस ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम ओरिजिन के अबाउट कांस्टेंट है? Yes. पक्का बोल सकता हूं? क्या नहीं से? अच्छा, आर परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल सकते हो? जरा बताना आर परपेंडिकुलर की वैल्यू। अगर मैं ये वाला ट्रायंगल बाहर निकाल लूं तो ये हो गया 4, ये हो गया 45, तो क्या ये हो गया परपेंडिकुलर? क्या ये 4 cos 45 हो जाएगा क्या? सॉरी 4 sin 45। जी बताइए। और ये हो जाएगा 4 cos 45, 4 cos 45। तो मेरा जो आर परपेंडिकुलर है वो ये वाला साइड हो गया, दैट इज इक्वल टू व्हाट? sin 45 की वैल्यू √2। तो मेरे पास जो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आएगा दैट इज p मोमेंटम इनटू आर परपेंडिकुलर। मोमेंटम की वैल्यू 10, आर परपेंडिकुलर की वैल्यू 4/√2, मुझे मिल गया 40/√2। अच्छा, अब कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम? अप साइड, डाउन साइड, आई कैप, जे कैप, के कैप, माइनस के कैप, माइनस आई कैप, माइनस जे कैप, क्या आएगा? व्हाट इज द डायरेक्शन? व्हाट इज द डायरेक्शन? एल का डायरेक्शन निकालिए जरा, आर क्रॉस पी करके, आर क्रॉस पी करके। माइनस के कैप। माइनस के कैप। ओके, एनीवन एल्स हु वांट टू से? आर क्रॉस पी करिए, अपने हाथों को कल करिए आर क्रॉस पी की तरफ। आर क्रॉस पी करिए जरा। माइनस के कैप आ रहा है पक्का? यस सर। Yes. एनीवन एल्स? देखिए ये रहा पी और ये रहा मेरे पास आर, ये भी आर रहा, आर ये रहा। अगर मैं यहां से आर क्रॉस पी करूं, आर से पी की तरफ, अगर मैं अपने हाथों को आर से पी की तरफ लेके जाऊं तो थंब किधर जा रहा है? अंदर की तरफ जा रहा है क्या? अगर मैं पी उस तरफ हो गया, आर बाहर की तरफ, आर क्रॉस पी कर रहा हूं, क्या थंब अंदर की तरफ जा रहा है? अंदर की तरफ जाने का मतलब क्या हुआ? ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये रहा जेड एक्सिस, अंदर की तरफ जा रहा है। Yes. माइनस के कैप, तो आई एम गेटिंग माई एंगुलर मोमेंटम -40/√2। मेरे भाई ये क्वेश्चंस पूछे गए के कैप, -40/√2 के कैप। ठीक है, Yes. चलिए इसको नोट करिए, आगे देखते हैं एंगुलर मोमेंटम की तरफ। चले आगे, इसको नोट करिए। तो ये रहा एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन वाला पार्ट। Done, sir. ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, मैग्नीट्यूड वाइज भी डायरेक्शन वाइज। आप इसी कंसेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा जेईई मेंस में 2019 के अराउंड। तो P निकाला, फिर P का डिस्टेंस निकाला, R परपेंडिकुलर फ्रॉम द एक्सिस, वहां से मैंने एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कैलकुलेट की। अब ये क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़िए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए क्या है? कह रहा मास m hangs on a massless rod of length L which rotate constant angular frequency omega. The mass steady speed assume that the angular momentum of the point A is LA. Okay. And angular momentum of B is LB. B के about LB है, 2 पॉइंट्स दिए। अब कह रहा है करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द सिस्टम इज, क्या क्या सही है? फिगर देख के आर क्रॉस बी करके चेक करिए किसका किसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम आ रहा है। अब देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो एंगुलर मोमेंटम ए के अबाउट देखता हूं, तो ए के अबाउट अगर मैं देखूं तो इस सर्कल है, तो वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट होगी। वेलोसिटी बेटा हमेशा टेंजेंट होगी। Yes. और ये रहा आर, तो आर क्रॉस पी करूंगा तो ऊपर आ रहा है क्या? आर क्रॉस पी करने ऊपर आ रहा है क्या? सभी लोग बताएं ऊपर आ रहा है। Yes, sir. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो हमेशा आर क्रॉस पी ऊपर आएगा, हमेशा आर क्रॉस बी ऊपर आएगा क्या? टेल मी प्लीज। Yes, sir.
ओके, तो क्या मैं LA को, एंगुलर मोमेंटम A को mvr, इसका मैग्नीट्यूड देखो, m कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, सॉरी स्पीड भी कांस्टेंट है और r भी कांस्टेंट है, और डायरेक्शन किधर हो गया, ऊपर की तरफ। तो LA क्या हो गया, LA इज कांस्टेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। LA कांस्टेंट हो गया मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों के टर्म में, दोनों के टर्म में। अब जरा मैं आ जाऊं तो फोर्थ ऑप्शन तो मेरा सही दिखने लगा, फोर्थ LA यानी एंगुलर मोमेंटम अबाउट A इज कांस्टेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। अब किसी और पे जाता हूं जरा मैं, LB। अब देखो ये रहा B बेटा मेरा, और ये रहा यहाँ पे, तो ये रहा मेरे पास R और ये रहा वेलोसिटी। R क्रॉस B करके देखूं अगर मैं, थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है मुझे ये वाला क्वेश्चन। ये B रहा मेरे पास, ये रहा R और वेलोसिटी है मेरा ऐसे। R क्रॉस B करने के बाद क्या कुछ डायरेक्शन ऐसे आ रहा है क्या, करके देखना जरा, हाथ टेढ़ा करके, हाथ आप टेढ़ा करके देखिए जरा, देखिए ये रहा R, दिस R और ये रहा B, ठीक है, पिन लाइक दिस ऐसे। R क्रॉस B करने पे मेरा थंब टेढ़े पे आ रहा है, समझ में आ रही क्या बात? Yes, sir. ठीक है, R क्रॉस B करने के बाद ये रहा R क्रॉस B करने के बाद मैं थंब इज कमिंग लाइक दिस, तो थंब ऐसे आ गया, तो ये मेरा डायरेक्शन हो गया R क्रॉस B। अच्छा, अगर मैं पॉइंट को यहां मान लूं तो अब R ये रहा और वेलोसिटी जो है वो बाहर की तरफ आ गई। अब R क्रॉस P करूंगा तो थंब मेरा इधर चला जाएगा, ऐसे करो R क्रॉस P। तो R क्रॉस P करने के बाद जो थंब का डायरेक्शन है अलग अलग पॉइंट्स पे सेम आएगा या अलग आएगा? अलग। अलग आएगा। और तो क्या अब आप बताइए कि अगर मैं एंगुलर मोमेंटम अबाउट B की बात करूं, अलग अलग पॉइंट्स पे थंब का डायरेक्शन अलग हो रहा है, इट मींस द एंगुलर मोमेंटम अबाउट B इज नॉट कांस्टेंट बट एंगुलर मोमेंटम अबाउट A इज कांस्टेंट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? Option four. अब देखिए कह रहा है, अब पहला तो गलत हो गया, दूसरा भी कह रहा है LB इज कांस्टेंट इन डायरेक्शन विद वेरिंग, उल्टा बोल रहा है। एंगुलर मोमेंटम अबाउट B का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है क्योंकि रेडियस कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, उल्टा बोल दिया है, ठीक है। तो A के अबाउट डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट और B के अबाउट ओनली मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, डायरेक्शन R क्रॉस B करने के बाद अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, फील हुआ होगा, R क्रॉस B करके डायरेक्शन निकालना। चलें आगे भाई, Yes, sir. ठीक है। अब देखिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन तो हमने आपको बता दिया है, सीधे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। ये रहा आपके पास एक क्वेश्चन, मैं पहले आपको करवा देता हूं। I1 omega 1 is equal to I2 omega 2 पे करना है, टोटल एंगुलर मोमेंटम बिफोर विल बी टोटल एंगुलर मोमेंटम आफ्टर। अब ये क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं, आपको पहले सॉल्व करके दिखाता हूं। कह रहा है सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m and radius r is rotating about its axis with angular velocity omega without friction। एक सॉलिड सिलेंडर है जो रोटेट कर रहा है ओमेगा से, और इसका मास दे रखा है, रेडियस दे रखा है। A particle of mass m moving with velocity v collide against the cylinder and stick it। यानी एक पार्टिकल आया यहां से, कहीं से आ रहा था और v वेलोसिटी था, इसका मास था कितना मास है, स्मॉल है, और ये कोलाइड अगेंस्ट द सिलेंडर एंड स्टिक टू द रिम, रिम मतलब बाउंड्री पे, यानी मतलब ये हुआ कि आया और यहां पे आके चिपक गया, ठीक है। तो कह रहा है आफ्टर द इंपैक्ट कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी। अब देखिए, अब मैं इस क्वेश्चन में क्या करने वाला, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कि अब ये रहा बिफोर द कोलिजन और ये रहा आफ्टर द कोलिजन, क्योंकि फ्रिक्शन है नहीं और मैं इस सिलेंडर और पार्टिकल को एक ही सिस्टम मान लूं, तो क्या मैं ये मान सकता हूं कि टोटल एक्सटर्नल टॉर्क 0 है क्योंकि सब कुछ इंटरनल है? कैन आई अज्यूम दिस? बोलिए भाई। तो मैं मान सकता हूं, अगर मैं यहाँ का टोटल एंगुलर मोमेंटम L1 मान लूं, यहाँ का टोटल एंगुलर मोमेंटम L1 और यहाँ का टोटल एंगुलर मोमेंटम L2, तो क्या मैं L1 इक्वल टू L2 लिख सकता हूँ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से? बोलिए भाई। Yes, sir. ठीक है। अब एंगुलर मोमेंटम में क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिलेंडर, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? Yes, sir. एक मिनट, सॉरी मेरा स्क्रीन सडनली ब्लैक हो गया है, प्लीज वेट अ मिनट। वीडियो भी दिख रही है आपको? No, sir. वीडियो नहीं दिख रहा है, स्क्रीन वीडियो दिख रहा है। वीडियो So दिख video रहा है, दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है।
क्या हो गया इसको? अचानक से लैपटॉप अच्छा, मैं मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा है, मैं मीटिंग को लीव करके फिर से ज्वाइन करता हूँ। तो जो होस्ट बनेगा मुझे दोबारा होस्ट बनाना है, ठीक है? Yes. प्लीज प्रफुल, आप मुझे होस्ट बना दें, प्लीज मेक मी होस्ट। सब चेक करना हो गया? जी क्या कह रहे हैं? मैंने कहा चेक करना हो गया। आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ ठीक है, हो गया। ठीक है, क्या आपको स्क्रीन दिखने लगा? Yes, sir. ठीक है, चलिए तो मैं जल्दी से आता हूँ, सब कुछ डिलीट हो गया होगा, कोई बात नहीं। तो ये क्वेश्चन हम कर रहे थे ना, तो मैंने कहा आपसे कि भाई ये डिस्क है, रोटेट कर रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, और इसके पास एक पार्टिकल आया वेलोसिटी v से, और इस पे आके फाइनली चिपक गया उसके रिम पे। तो कह रहा है कि आफ्टर द इम्पैक्ट, चिपकने के बाद क्या होगा एंगुलर वेलोसिटी। जैसे आप करते थे ना भाई, दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, कोलाइड कर गए, तो कोलाइड होने के बाद क्या होगा वेलोसिटी, तो आप मोमेंटम कंजर्व करते थे p1 लिनियर यस टोटल मोमेंटम बिफोर इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर करते थे। वैसे यहाँ भी करेंगे, बिकॉज हमारे पास क्या होने वाला है यहाँ पे, टोटल एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, टोटल एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, तो टोटल मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम बिफोर जो होगा टोटल एंगुलर मोमेंटम आफ्टर होगा। अब मुझे बता सकते हैं एल क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम बिफोर क्या होगा, डिस्क का सॉरी सिलेंडर का मोमेंटम और प्लस इस पार्टिकल का मोमेंटम। आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज द सिलेंडर मोमेंटम, आई ओमेगा होगा क्या, और इस सॉलिड सिलेंडर का आई क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा, प्लस इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम। तो पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम ये स्ट्रेट लाइन पे है, तो क्या इसका एंगुलर मोमेंटम mvr हो जाएगा क्या, बोलिए, समझ में आया दोनों का एंगुलर मोमेंटम? अच्छा, दोनों सेम डायरेक्शन में कि अपोजिट डायरेक्शन में? आवाज आ रही क्या मेरी, आर गेटिंग माय वॉइस? यस। Yes, sir. ठीक है, तो अगर मैं सिलेंडर की बात करूं तो सिलेंडर का एंगुलर मोमेंटम क्या है, बाहर की तरफ, और अगर मैं r क्रॉस p करूं तो पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम किधर है, बाहर की तरफ। तो दोनों सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाता है, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते तो सब्ट्रैक्ट हो जाता। अब देखो बेटा, ये इस पे चिपक गया, चिपकने के बाद में मान लो इसकी एंगुलर वेलोसिटी है आई ओमेगा 1, तो यहाँ पे जो मेरे पास एंगुलर मोमेंटम होगा L2 दैट विल बी व्हाट, अब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, mr स्क्वायर बाय 2 प्लस स्मॉल mr स्क्वायर, क्योंकि ये तो पार्टिकल है और पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है mr स्क्वायर इनटू ओमेगा 1। क्या मैंने सही लिखा, देखिए दिस इज टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाय 2 सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर इनटू ओमेगा 1 बाद वाली वेलोसिटी, दोनों को इक्वेट करते हैं बिकॉज एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन है। तो ये आएगा मेरे पास आंसर mr स्क्वायर बाय 2 इनटू ओमेगा प्लस mvr
इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम स्मॉल आर स्क्वायर ओमेगा 1। तो ये ओमेगा 1 जो होगा दैट विल बी माय आंसर। यहां से ये ओमेगा 1 निकालेंगे और ये ओमेगा 1 मेरा आंसर होगा। यस काउंट आप योर रेजिंग हैंड। सर क्वेश्चन में ऐसा काम पर लिखा है कि जो पार्टिकल कोलाइड कर रहा है वो एज पर ही कोलाइड कर रहा है। ये लिखा नहीं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन, मैंने बताया था रिम। रिम का मतलब होता है बाउंड्री, पेरिफेरी। आपने बिल्कुल सही पूछा, हो सकता है वो मिड पे कोलाइड करवा दे, लेकिन यहाँ पे बोल लगा है ना कि अगेंस्ट द सिलेंडर एंड स्टिक्स टू द रिम, रिम पे जाके टकरा गया। रिम का मतलब होता है बाउंड्री। ठीक है, सब जवाब मिला आपको। तो ऐसा नहीं हो सकता कि पहले कहीं पर बीच पे कोलाइड हुआ और फिर पीछे पक गया। बीच में कहीं अच्छा ऐसा तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि कहीं और कोलाइड किया और फिर जाते जाते वो बिल्कुल रिम पे चिपक गया। यस सर। तो देखिए आप ऐसे केस में बेसिकली क्या करेंगे, अपार्ट मूविंग वेलोसिटी। अच्छा आप देखिए पॉसिबिलिटीज तो बहुत सारे हो सकते हैं, बिल्कुल सही आपने कहा। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि जिसमें आपको बताएगा कि फॉर एग्जांपल ये रहा ना, तो हम क्या करेंगे बेटा, कोलिजन से जस्ट पहले और कोलिजन के जस्ट बाद देंगे। अब वो बोल रहा है कि कोलाइड्स अगेंस्ट द सिलेंडर एंड स्टिक टू द रिम, तो आप क्यों ये मानेंगे कि वो कहीं और जाके टकरा रहा है? और कोलिजन के जस्ट पहले क्या इसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल होगी क्या? जस्ट पहले कोलिजन से जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल होगी कि नहीं? बोलिए, जस्ट पहले, थोड़ा सा टकराने से पहले। तो आप उसको जब वो जस्ट रिम पे टकरा रहा है तो रिम पे टकराने से जस्ट थोड़ा से पहले उसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल मानेंगे आप? Yes. ना, इट इज गोइंग टू बी ऑलवेज, बिकॉज टकरा रहा है तो यू आर गोइंग टू अज्यूम इट टू द दिस। अब आपका एक सवाल ये भी बिल्कुल सही है, फॉर एग्जांपल सर ऐसा भी तो हो सकता था कि वो यहां आता और सीधे जाके यहां टकरा जाता। यही कहना चाह रहे हैं क्या? यस सर। तो इस केस में तो इसका अच्छा अगर मैं मान लूं तो चलिए आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया। यस सर। अब देखिए बिल्कुल सही इनका डाउट है, बिल्कुल सही डाउट है कि सर मान ले पार्टिकल आपने उसकी बाउंड्री पे माना है, ऐसा भी तो सकता है कि पार्टिकल उसके यहाँ पे ट्रेवल कर रहा हो, यहाँ पे आया और ये ऐसे आते 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 यहाँ पे जाके टकरा गया। यू वांट टू से दिस? यस सर। और जब यहाँ पे होगा तो इसका मतलब कि L1 जब निकालेंगे तो L1 में क्या होगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा प्लस, क्योंकि पार्टिकल एक्सिस से पास हो गया तो इसका एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाएगा। यही कहना चाह रहे हैं आप कुछ? और L2 क्या होगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस स्मॉल एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। बिल्कुल आपकी बात सही है, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल सही आपकी बात है। तो मैंने बिल्कुल सिंपलेस्ट केस ले लिया, मैंने भी आई एम वेरी हैप्पी, मैंने भी ऑब्जर्व नहीं किया था। पॉसिबिलिटी तो कुछ भी हो सकती थी, क्वेश्चन को ये मेंशन करना चाहिए कि द ऑब्जेक्ट वाज मूविंग टेंजेंशियली टू द सिलेंडर, तब सही होता ना प्रकुल? ओके सर। हाँ, अगर ऐसा क्वेश्चन बोल देता कि इट वाज मूविंग टेंजेंशियली टू द सिलेंडर, तब आपकी बात बिल्कुल सही है। बिल्कुल आपने अच्छा कहा कि सर क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है, थैंक यू फॉर दैट। चलिए आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए जेईई मेंस का प्रॉब्लम है, जेईई मेंस का प्रॉब्लम है, सॉल्व करने की कोशिश करिए। जेईई मेंस का एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन पे बेस्ड है। टोटल मोमेंटम बिफोर विल बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर पे क्वेश्चन बेस्ड है। टोटल मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर पे। कह रहा है थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास m रेडियस r इज रोटेटिंग अबाउट इट एक्सिस विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा। ये रिंग रोटेट कर रहा है, रिंग का आई होता है mr स्क्वायर। टू पार्टिकल्स ऑफ मास m आर नाउ अटैच्ड टू द डायमेट्रिकली अपोजिट एंड स्मॉल m। तो कह रहा है कि अब उसकी एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी। तो टकराने से पहले और टकराने के बाद, चिपकाने से पहले और चिपकाने के बाद का एंगुलर मोमेंटम कंसिडर कर दीजिए। हम ये मान लें कि दे आर प्लेस्ड वेरी स्लोली एंड देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क ड्यू टू दिस। ये रहा टकराने से, ये रहा सॉरी पार्टिकल के आने से पहले और ये रहा पार्टिकल के आने के बाद। ये रहा ओमेगा और इसको क्या मान लें, ओमेगा 1। अब क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क 0 मानेंगे हम, तो इधर मैं क्या लिख दूं, आई ओमेगा, और रिंग का आई क्या होता है, एम आर स्क्वायर, और इसमें क्या लिख दूं, L2 इज इक्वल टू I1, ये रहा I1 ओमेगा 1, I2 ओमेगा 2। I2 क्या होगा बेटा इसमें बता सकते हैं?
अब इसमें हम रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे प्लस पार्टिकल्स का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्लूड करेंगे, क्योंकि पार्टिकल्स उसके डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे आके चिपक गए। तो जब मैं इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूंगा तो क्या मुझे ये लिखना होगा mr² प्लस दो पार्टिकल्स है तो 2m इंटू आर स्क्वायर, क्योंकि पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। दो पार्टिकल है 2mr² इंटू ω1। दोनों को इक्वेट कर देंगे, आई एम गोइंग टू गेट mr²। जेई मेंस का प्रॉब्लम है। r² कॉमन दिख रहा है? कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है? r² कॉमन दिख रहा है क्या? यहां से r² कॉमन हटाएंगे, यू विल गेट m ओमेगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा m+2 स्मॉल। दिस विल बी दैट। तो वो कोलिजन होने से पहले, पार्टिकल को रखने से पहले का एंगुलर मोमेंटम और पार्टिकल का रखने के बाद का एंगुलर मोमेंटम, दोनों को हमने क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए, आज जब ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने, हमको नोट्स नहीं बनाना है, टाइम आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन है। ये प्रॉब्लम है 2020 में पूछा गया, 2020 में पूछा गया, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड है। कह रहा पर्सन ऑफ 80 किलोग्राम इज स्टैंडिंग ऑन द रिम ऑफ अ सर्कुलर प्लेटफॉर्म। रिम मतलब बाउंड्री पे बाहर खड़ा है, रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस विद एट 5 rpm। The person now starts moving towards the center of the platform। जब सेंटर की तरफ आएगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगी, याद रखिएगा, बिकॉज एक्सटर्नल टॉर्क 0 है। सेंटर की तरफ आएगा पार्टिकल तो एक्सिस की तरफ आएगा, आई कम होगा, ओमेगा बढ़ जाएगा। अगर सेंटर से दूर जाएगा, आई बढ़ेगा, ओमेगा कम हो जाएगा। When the person reaches the center, प्लेटफॉर्म को आप डिस्क मानिएगा, तो ये रहा डिस्क मेरा। पहले आदमी यहां खड़ा है और फिर बाद में आदमी जो है सेंटर पे आके खड़ा हो गया। तो यहां पे I1 मान लो, ω1 मान लो, यहां पे I2 मान लो, यहां पे ω2 मान लो। चलो बताओ आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? I1 निकाल लेंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस केस में। पहले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस आदमी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क? mr²/2। m कितना लेंगे डिस्क का? 200। तो 200 इंटू r² प्लस आदमी को आप एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? mr²। तो 80 इंटू r², I1 हो गया। I2 क्या होगा बेटा? अब आदमी को आपने सेंटर पे रख दिया, एक्सिस पे रख दिया, तो एक्सिस पे आ गया तो आदमी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं? आदमी अगर एक्सिस पे आ गया तो आदमी का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, क्योंकि r क्या हो गया? 0। तो बचेगा क्या? सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बचेगा किसका? मेरे पास डिस्क का। तो दैट विल बी 200 r²/2। तो यहां से मुझे मिल गया 100। तो ये मेरे पास है 180 r² और ये है मेरे पास 100 r²। एंगुलर मोमेंटम L1 = L2 करिए, I1 = I2 करके आंसर निकालते हैं। I1 कितना हो गया? 180 r² इंटू ω1 कितना है? 5 rpm। ओके, I2 कितना हो गया? 100 r²। ω2 कितना है मुझे नहीं पता। r² से r² कैंसिल हुआ। आई एम गेटिंग 180 इंटू 5/100 इक्वल टू ω। सॉल्व करिए, 18 × 5 = 90, 90/10 9 आएगा। आर यू गेटिंग 9? यस सर, 9 आंसर आएगा। वेरी गुड, 9 इज द करेक्ट आंसर। 9 इज द करेक्ट आंसर। अब यही बोल देगा कि आदमी कहीं बीच में आके रुक जाता तो उसके हिसाब से निकाल लेते। ठीक है, हो जाएगा प्रॉब्लम में।
I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2, I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में प्रॉब्लम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जे एडवांस में एक प्रॉब्लम पूछा गया है, इसको बाद में कराता हूं वरना लंबा टाइम ले लेगा ये। ठीक है, इतना टाइम है मेरे पास। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लो, कल इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल बिगिनिंग में। ठीक है, जब कल हम स्टार्ट करेंगे, मेरे पास 20 मिनट से मैं रोलिंग मोशन आपको बताना चाह रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, डन सर। और इसका सॉल्व करिएगा जे एडवांस का। कल हम एग्जाम में, कल हम क्लास के स्टार्टिंग में पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं रोलिंग मोशन। व्हाट इज रोलिंग मोशन बेसिकली? तो आज देखिए मैंने एंगुलर मोमेंटम आपको पढ़ाया, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ाया, और उसका कंडीशन पे आपने क्वेश्चन भी कर ली 2-3। रोलिंग मोशन, व्हाट इज रोलिंग मोशन बेसिकली? रोलिंग मोशन क्या होगा? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। जैसे आप एक बॉल को जमीन पे लुढ़का देते हैं, स्लाइड कर देते हैं, रोल कर देते हैं, तो वो बॉल घूमता भी रहता है प्लस आगे भी बढ़ता रहता है। तो सच एग्जांपल इज नोन एज रोलिंग मोशन, ट्रांसलेशन। ठीक है, ओके। अब देखिए मैं अगली स्लाइड पे आपको, रोलिंग मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। अब जैसे मैं आपको इस स्लाइड पे अगर आप देखेंगे तो ट्रांसलेशन में क्या होता है, पार्टिकल के, ऑब्जेक्ट के सारे पार्टिकल्स एक ही डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। बीच वाला फिगर आप देखिए प्योर रोटेशन है। प्योर रोटेशन में क्या होगा, जो एक्सिस होगा, एक्सिस वो रेस्ट पे होता है, यानी जिसके अबाउट ऑब्जेक्ट घूम रहा है वो रेस्ट पे होगा। यानी आप एक फिक्स करके, जैसे मिसाल के तौर पे आपने एक दरवाजा पकड़ा, दरवाजे को घुमाने लगी, तो क्योंकि जिस एक्सिस के अबाउट दरवाजा घूम रहा है वो एक्सिस फिक्स है, तो दैट इज नोन एज प्योर रोटेशन या सिर्फ रोटेशन बोलेंगे। लेकिन एक बॉल को जब आप घुमाए तो बॉल का जो एक्सिस है वो भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है, तो सच अ कॉम्बिनेशन इज नोन एज रोलिंग मोशन। सच अ कॉम्बिनेशन इज नोन एज रोलिंग मोशन। अब देखिए रोलिंग मोशन में वेलोसिटी, आपको रोलिंग मोशन समझ में आया क्या बेटा? बोलिए। यस Yes. ओके, Yes. अब देखिए रोलिंग मोशन में अगर मैं बात करूं तो फॉर एग्जांपल रोलिंग मोशन क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। रोटेशन में क्या होगा, v इज इक्वल टू ओमेगा, और ट्रांसलेशन क्या होगा, VCM। VCM का मतलब जो उसका सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेट कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही क्या? तो रोलिंग मोशन में जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ ओमेगा आर प्लस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। बहुत ध्यान से देखिएगा, रोलिंग मोशन में जो किसी पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वो रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन के कॉम्बिनेशन से मिलेगी। रोलिंग मोशन में जो किसी पार्टिकल की वेलोसिटी होगी दैट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। मैं दिखाता हूं आपको कैसे। फॉर एग्जांपल ये एक डिस्क है, रोटेट कर रहा है ग्राउंड पे, और इसका सेंटर ऑफ मास क्या है, आगे बढ़ रहा है, आगे। तो ये वाला पार्टिकल भी आगे बढ़ रहा होगा। मेरी बात समझ में? VCM। अब इसको आपने घुमा भी दिया, तो घूमने की वजह से भी यहां पे एक वेलोसिटी मिलेगी। क्या वो ओमेगा आर के बराबर होगी? बोलिए सही गलत, एम आई राइट? Yes. यस सर। अगर मैं इस पार्टिकल की बात करूं तो क्योंकि ये पार्टिकल आगे बढ़ रहा है, तो आगे बढ़ने की वजह से इस वाले पार्टिकल के पास एक ये वाली वेलोसिटी होगी VCM। अब क्योंकि घूम रहा है, घूमने की वजह से टेंजेंट के अलॉन्ग एक वेलोसिटी होगी जिसकी वैल्यू होगी ओमेगा आर, जिसको आप टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलते हैं। नहीं समझ में आ रही बात या समझ में आ रही? आ रही सर। ओके, तो ये वाली वेलोसिटी क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, जो कि रोटेशन की वजह से मिली, और एक VCM मिला इस रोटेशन। ओके, अगर मैं यहां की बात करूं बेटा तो आगे एक VCM है, और क्योंकि रोटेट कर रहा है तो रोटेशन की वजह से पीछे की तरफ, क्योंकि ऐसे रोटेट कर रहा है ना, ओमेगा आर मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही क्या? अगर मैं यहां की बात करूं इस पार्टिकल की वेलोसिटी, तो आगे की तरफ एक VCM और नीचे की तरफ क्या मिलेगा, ओमेगा आर। तो किसी पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन, जिसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल भी कह सकते हैं, प्लस ट्रांसलेशन। आ गई बात समझ में? अगर मैं यहां की बात करूं तो ये रहा मेरे पास ट्रांसलेशन VCM, और टेंजेंट का लॉन्ग होगा ओमेगा, ये एंगल क्या मान लेता हूं, थीटा। तो किसी पॉइंट की वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? अब यहां से कंडीशन आती है टाइप्स ऑफ रोलिंग में।
टाइप्स ऑफ रोलिंग में 3 तरह की रोलिंग होती है। एक होता है प्योर रोलिंग, जिसको आप बोलते हैं रोलिंग विदाउट स्लिप। क्या बोलते हैं? रोल विदाउट स्लिप। रोल विदाउट स्लिप होने का मतलब क्या है कि ये वाला जो पॉइंट पी है, इसकी नेट वेलोसिटी क्या हो जाए? 0। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का मतलब क्या है बेटा? जो पॉइंट पी है यहाँ पे, इट मींस पी एट रेस्ट, इंस्टेंटेनियस, यानी जो भी पार्टिकल ग्राउंड के टच में आएगा वो उस मोमेंट के लिए रेस्ट पे होगा, और फिर उसके बाद दूसरा पार्टिकल वहां पे ले लेगा। वो इसलिए रेस्ट पे हो जाएगा क्योंकि वीसीएम आगे वाली वेलोसिटी पीछे वाले वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके मोमेंटरली रेस्ट पे होंगे। रेस्ट मतलब मोमेंटरली रेस्ट, ऐसा नहीं परमानेंट रेस्ट पाएगा। सर प्योर विद रोलिंग, स्लीप या विदाउट स्लीप? हाँ क्या चीज? सॉरी, रोल विदाउट, सॉरी रोल विदाउट स्लिप। विदाउट स्लिप होने का मतलब जो पॉइंट पी है वो स्लिप नहीं कर रहा है, वो मूव नहीं कर रहा है, वो रेस्ट पे मोमेंटरली। ठीक है, तो दिस इज द कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग। तो प्योर रोलिंग जब भी बोलेगा तो आप ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर देना, V इक्वल टू VCM इक्वल टू ओमेगा। और प्योर रोलिंग का मतलब क्या हुआ? जो पॉइंट पी ग्राउंड के कांटेक्ट में है वो मोमेंटरली रेस्ट में हो जाए। रेस्ट में आने का मतलब क्या है? उसकी नेट वेलोसिटी कैंसिल हो जाए, यानी कि जो ट्रांसलेशन की वजह से वेलोसिटी मिली वो कैंसिल हो जाए रोटेशन की वजह से जो वेलोसिटी मिली। मेरी बात समझ में? प्योर रोलिंग किसको बोलेंगे? जो पॉइंट ग्राउंड के कांटेक्ट में है उसके पास दो वेलोसिटी मिली, एक रोटेशन की वजह से जिसको हम टेंजेंशियल वेलोसिटी बोल सकते हैं, और एक ट्रांसलेशन की वजह से, दोनों इत्तेफाक से अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, अगर आपके पास मान लो VCM वाला ज्यादा है ओमेगा आर से, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्लिप। फॉरवर्ड स्लिप अगर ऐसा होगा तो ऑब्जेक्ट जो पॉइंट पी होगा आगे की तरफ स्लिप कर रहा होगा, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे लगेगा कि आगे? अगर VCM ओमेगा आर से ज्यादा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा बेटा? फ्रिक्शन आगे या पीछे? पीछे। पीछे। अगर हमने कहा ओमेगा आर ज्यादा हो गया पीछे वाली वेलोसिटी, तो इसको बोलते हैं बैकवर्ड स्लिप, यानी पार्टिकल पीछे की तरफ स्लिप कर रहा होगा। जैसे आपने कभी बारिश के मौसम में बाइक चलाते चलाते स्लिप करी है क्या आपकी बाइक? तो आपने देखा बाइक या साइकिल कि वो रोटेट कम करता है, ट्रांसलेट ज्यादा करता है। देखा है? पहिया घूमता कम है, ट्रांसलेट ज्यादा करता है। तो ऐसे केस को बोलते हैं फॉरवर्ड स्लिप। और कभी कभी अगर आपकी गाड़ी किसी मिट्टी में या किसी बालू में फंस जाए तो आप देखते हैं घूमता ज्यादा है, आगे कम बढ़ता है। बात समझ आ रही? तो दैट इज नोन एज बैकवर्ड स्लिप। ऐसे केस में फ्रिक्शन किधर लगेगा? किधर लगेगा भाई? फ्रिक्शन फॉरवर्ड। और जब प्योर रोलिंग हो रही है तो पार्टिकल रेस्ट पे, तो क्या होगा? क्या नहीं इससे नो फ्रिक्शन, क्योंकि पार्टिकल जब रेस्ट पे, फ्रिक्शन कब लगता है? व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस। जब प्योर रोलिंग में उस पॉइंट का सरफेस से कोई मोशन ही नहीं है, रेस्ट पे है मोमेंटरली, तो व्हाट आई कैन से, कैन आई से नो फ्रिक्शन एट पी। इट मींस अगर एक ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग में आ जाए तो उसके बाद फ्रिक्शन लगना बंद हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रही क्या? यस सर। एक ऑब्जेक्ट जब देखिए अगर प्योर रोलिंग नहीं है तब तो फ्रिक्शन लगेगा, मतलब जैसे ये दो केसेस है। लेकिन जैसे ही VCM इक्वल टू ओमेगा आर हुआ, नो इट विल बी द फ्रिक्शन विल बी जीरो, नो द फ्रिक्शन विल बी जीरो। आई बात समझ में क्या? यस सर। नो फ्रिक्शन एट पी। तो प्योर रोलिंग में देयर इज नो फ्रिक्शन एट। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। तो अब देखिए मेरे पास प्योर रोलिंग में एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं। एनर्जी इन केस ऑफ प्योर रोलिंग, एनर्जी का फॉर्मूला लिखिए जरा। तो एक ऑब्जेक्ट जो है ट्रांसलेट भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है। इसके पास जो एनर्जी होगी वो होगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूं, वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा?
जैसे हाफ mv स्क्वायर होता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का, उसी तरह रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का हो जाएगा हाफ m की जगह I और v की जगह ओमेगा, और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है कि I को मैं लिख सकता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आल्सो डिफाइंड एज mk स्क्वायर, और ओमेगा को मैं क्या v स्क्वायर बाय ओमेगा को I को मैं लिख सकता हूं mk स्क्वायर, और ओमेगा को लिख सकता हूं v बाई r बिकॉज v इक्वल टू ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर को लिख सकता हूं v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। तो देखिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा सा फॉर्मूला आ गया, हाफ mv स्क्वायर k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें से अगर मैं कॉमन ले लूं तो याद रखिएगा हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। अब k स्क्वायर बाय r स्क्वायर आपको पता है सॉलिड सिलेंडर का, मैंने पीछे बताया था सॉलिड सिलेंडर क्या होगा 1/2, हॉलो का क्या होगा 2 बाय होल स्क्वायर का 2/3, सॉलिड स्फीयर का 2/5 है ना, k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। एनर्जी नोट कर लिया क्या इसको, हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। चलिए मेरे पास आई हैव बीन लेफ्ट विद 12 मिनट्स, 12 मिनट बचे हैं, सॉरी 10 मिनट, मैं सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगा आपको। एनर्जी पे और प्योर रोलिंग पे आगे बढ़े, मैं मूव ऑन। ठीक यस है सर। देखिए, अच्छा आप देखिए मैं इस फिगर में आपको जरा दिखा दूं, अगर मैं पॉइंट ए की बात करूं, प्योर रोलिंग, ये प्योर रोलिंग का केस है, प्योर रोलिंग प्योर रोटेशन, तो पॉइंट ए में बीसीएम और ओमेगा आर दोनों ऐड हो जाएंगे क्या पॉइंट ए में, देखिए ठीक है, और पॉइंट बी पे भी क्या होगा, बीसीएम आगे होगा, ओमेगा आर क्या होगा आगे। अब पॉइंट बी r/2 पे, तो दोनों ये पॉइंट बी का समझ में आ गया। पॉइंट सी की अगर बात करूं तो सेंटर है तो सिर्फ बीसीएम होगा, और ओमेगा आर की जगह मैं बीसीएम बाय लिख सकता हूं, तो बीसीएम/2 3/2 बीसीएम आ गया। अच्छा पॉइंट डी की अगर बात करूं, पॉइंट डी, तो बीसीएम आगे और ओमेगा आर पीछे, तो क्या मैं इसको बीसीएम माइनस ओमेगा r/4 लिख सकता हूं, माइनस कर सकता हूं क्या दोनों, और ओमेगा आर को बीसीएम लिखा तो ये आंसर आ गया। और पॉइंट ई की बात करूंगा तो पॉइंट ई में बीसीएम आगे और ओमेगा आर पीछे, तो नेट क्या हो गया 0 हो गया। क्या आपको ये स्लाइड समझ में आ रही है, देखिए जरा, आर यू गेटिंग दिस स्लाइड? Yes. ठीक है, अच्छा अगर मैं बोलूं कि बेटा इस वाले पॉइंट का वेलोसिटी बताओ, इस वाले का, तो इधर से बीसीएम होगा और ये क्या होगा ओमेगा, तो अगर मैं इस पॉइंट को देखूं तो आगे की तरफ क्या हो गया बीसीएम और ऊपर की तरफ हो गया ओमेगा, क्योंकि प्योर रोलिंग है तो मैं ओमेगा को क्या लिख सकता हूं बीसीएम लिख सकता हूं, इनका रिजल्टेंट क्या होगा 20 से कहीं जाएगा, तो क्या 20 का √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करूंगा परपेंडिकुलर वेक्टर्स का, तो क्या मैं इसको √2 बीसीएम लिख सकता हूं, बोलिए। Yes. ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रिंग का k स्क्वायर बाय r स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, डिस्क का कितना होता है 1/2, सॉलिड स्फीयर का 2/5, हॉलो स्फीयर का 2/3, सॉलिड सिलेंडर का 1/2, हॉलो सिलेंडर का 1/2। आपको याद है ना जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला वही उसका कांस्टेंट k स्क्वायर बाय r स्क्वायर आ जाता है। ठीक है Yes. Sir. ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए जेईई मेंस 2019 में एक प्रॉब्लम पूछा गया है, इसको सॉल्व करते हैं। जेईई मेंस 2019 में पूछा, कह रहे स्फीयर ए है, मास m का, रोल कर रहा हॉरिजॉन्टल प्लेन विद कांस्टेंट वेलोसिटी u से v0 से,
एक इंक्लाइन ट्रेंड आया एंड क्लाइम्स अपवर्ड, assume that it's roll without slipping, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग आ रहा है। अगर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो रहा है तो क्या मैं ये मान सकता हूं कि फ्रिक्शन जो है वो, खैर हटाइए उसको, डिटेल में रोलिंग विदाउट स्लिपिंग से रोल कर रहा है। हाउ फॉर अप द स्फीयर विल गो, यानी ये कहां तक जाएगा ऊपर, कहां तक। तो ऐसे प्रॉब्लम को तो आप उसमें भी करते थे वर्क एनर्जी थ्योरम में, जिसमें आप हाफ mv स्क्वायर को मींस काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करते थे क्या बेटा। अब यहां पे क्योंकि ये रोल कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी जो है दो फॉर्म में होगी, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। तो ये बन जाएगा हाफ mv स्क्वायर, ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। जो टोटल उसकी काइनेटिक एनर्जी है जब ऊपर जाके रुक जाएगा, दैट विल बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी, दैट विल बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। ओके, Yes. तो अब आप जरा मुझे वैल्यू बता दीजिए क्या क्या आएगा। तो इट विल बी हाफ mv स्क्वायर, सॉलिड स्फीयर का 1 बाय के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना होता है सॉलिड स्फीयर का? 2/5। 2/5। वेरी गुड। m से m कैंसिल हुआ तो मुझे मिला v स्क्वायर बाय 2 और ब्रैकेट में आएगा 517/5 gh। ठीक है, तो हाइट जो मुझे मिल गया दैट इज 7v स्क्वायर अपॉन 10g। ये हाइट जो मिल गया मुझे, दैट आई एम गेटिंग हाउ मच, हाइट आई एम गेटिंग 7v स्क्वायर बाय 10g। हाइट जो मुझे मिल रहा है जी, सर मुझे श्योर नहीं 2/5 इक्वल टू, आवाज नहीं आ रही आपकी, सॉरी। सर मैं श्योर नहीं हूँ कि 2/5 भी आपको इक्वल टू, 2 बाई, मैं श्योर नहीं हूँ कि 2/5 भी है। नहीं 2/5 होता है, सॉलिड का 2/5 होता है, हॉलो का 2/3 होता है। सॉलिड का 2/5, हॉलो का 2/3 होता है। अब आपसे पूछा है हाउ फार, मतलब ये डिस्टेंस पूछा है एल, तो हाइट मुझे मिल गया, तो एल को क्या ले सकता हूँ मैं, h बाई साइन थीटा। तो मुझे जो आंसर मिलेगा एल का, h बाई साइन थीटा मीन 7v स्क्वायर अपॉन 10g साइन थीटा। असल में ये आंसर है, ये आंसर है। अब कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा होगा, एक्चुअली इसमें मिस प्रिंटिंग थी मैंने भी, तो एक्चुअली ये वाला बी वाला ऑप्शन था, 7 ऊपर था 10 नीचे था। तो टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को आपने कन्वर्ट कर दिया पोटेंशियल एनर्जी में, फिर वहां से हाइट निकाला, हाइट के बाद आपने लेंथ निकाल दिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न पे पूछा गया है जेईई मेंस में 2020 में। आई होप आपको समझ में आ गया ये प्रॉब्लम, टोटल काइनेटिक को कन्वर्ट करना है टोटल पोटेंशियल। मे आई मूव ऑन? Yes. यस ठीक है, अब ये देखिए 2019 का प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करिए। मैं इसको नहीं बताने जा रहा हूं, आप ये खुद से सॉल्व करिए। Done, sir. ये भी हो गया। सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर बहुत आसान है यार। ये हाइट बता रहा, हाइट कितना राइज करेगा। सॉलिड स्फीयर का के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर पता होना चाहिए, हॉलो स्फीयर का के स्क्वायर, सॉरी सॉलिड सिलेंडर का के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। वही फॉर्मूला लगाइए, टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू द टोटल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा ये बताइए, इसमें फ्रिक्शन तो लगेगा, लेकिन मैं फ्रिक्शन को इग्नोर क्यों कर रहा हूं? कोई बता सकता है व्हाई आई एम इग्नोरिंग द वर्क डन बाय फ्रिक्शन? रोल विदाउट स्लिप। जी वेरी गुड। अगर क्योंकि रोलिंग विदाउट फ्रिक्शन है और मैंने डिस्कस किया एट दैट पॉइंट द रोलिंग विदाउट फ्रिक्शन इट इज 0, लेकिन अगर यही रोलिंग विदाउट स्लिपिंग के बजाय दे देता रोलिंग विद स्लिपिंग, तो क्या फ्रिक्शन का वर्क 0 होगा उस टाइम? क्या फ्रिक्शन का वर्क 0 होगा उस केस में? नहीं, फ्रिक्शन का वर्क 0 नहीं होगा। तो आपको उस केस में फ्रिक्शन का वर्क भी, फ्रिक्शन की एनर्जी भी कंसीडर करनी पड़ेगी, क्योंकि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है, इसलिए आपको बताया कि उस पॉइंट का फ्रिक्शन क्या है, 0 है फॉर द मोमेंट। So no work is done by the friction because at that moment it is 0. इसका आंसर क्या आ रहा है बेटा, जल्दी बताना, इसका आंसर क्या आ रहा है?
एरी का 4th आ रहा है, सो आई एम गेटिंग हाफ mv स्क्वायर, लीनियर वेलोसिटी वगैरह सेम है, 1 प्लस के सॉलिड स्फीयर का पहले निकालता हूं, सॉलिड स्फीयर का 1 प्लस 2/5 लिख दूं क्या, mgh hh कैंसिल, और ये स्फीयर, और हॉलो से सॉलिड सिलेंडर क्या होगा, सॉलिड सिलेंडर का k स्क्वायर बाय r स्क्वायर कितना है, व्हाट इज द k स्क्वायर बाय r स्क्वायर ऑफ सॉलिड सिलेंडर, हाउ मच इज दैट, 1/2 1/2, याद होना चाहिए mgh, यहां से bhh क्या हो गया कैंसिल, ठीक है, इसको मैं लिख दो s स्फीयर और ये हो गया सिलेंडर, तो स्फीयर अपॉन सिलेंडर, सब कुछ डिवाइड करिए कैंसिल करिए, हाफ से हाफ गया, डिवाइड करके कैंसिल करो भाई, हाफ से हाफ, v स्क्वायर से v स्क्वायर, g से g गया, यू आर गेटिंग, इसमें आ रहा है मेरा 7/5, डिवाइड किया 3/2, तो ऊपर चला जाएगा, आई एम गेटिंग 14/50, थर्ड ऑप्शन आ रहा है क्या, Yes, sir. 14/50 इज ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए टाइम ओवर हो गया है, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट दे रहा हूं, आप इसको करिएगा, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सिलेंडर हाइट ऑफ स्फीयर अपॉन आर्क ऑफ सिलेंडर 14/50, इसको नोट करिए, इसको सॉल्व करिए। चलिए इसको कर ही देते ना, कह रहा है कि एक सॉलिड नीट 2018 में पूछा गया, देखिए बहुत आसान प्रॉब्लम है नीट का, सॉलिड स्फीयर रोल कर रहा है, रोलिंग मोशन बॉडी प्रोसेस ट्रांसलेशनल काइनेटिक, यानी सिर्फ हाफ mv स्क्वायर की बात कर रहा है, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर इनटू k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, सही बोल रहा हूं क्या, ट्रांसलेशन में क्या होगा, सिर्फ हाफ mv स्क्वायर, और रोटेशन में क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर इनटू k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, जब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, हाफ mv स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। अब आपसे पूछ रहा है रेशियो बताओ ट्रांसलेशन का और ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन का, तो ट्रांसलेशन में क्या होगा, सिर्फ हाफ mv स्क्वायर, और इसमें क्या होगा, सही लिखा क्या मैंने, सॉलिड स्फीयर का बेटा बताना क्या होगा, व्हाट विल बी द फॉर अ सॉलिड स्फीयर, व्हाट विल बी द k बाय r स्क्वायर 2/5, तो जब रेशियो लूंगा तो हाफ mv स्क्वायर कैंसिल होगा, 1:2, 1 प्लस 2/5, 1:2, 7/5, इसका मतलब मैं लिख सकता हूं इसको, आई कैन ऑल्सो राइट दिस 1/7/5, ये आ गया 5/7, आई बात समझ में, यस सर, 5/7 आएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, कल हम रोलिंग मोशन को पढ़ेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, फ्रिक्शन ड्यू टू द रोलिंग या एक्सेलरेशन ड्यू टू रोलिंग, ये सारी चीजें कल पढ़ेंगे, ठीक है, ओके, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सर। ओके, वेलकम।